Assalamu alaikum everyone. This is me, Dr. Barira with you, and we are live right now from ITU FM 90.4, which is campus radio station of Information Technology University of the Punjab. और जैसे कि मैंने आपको बताया शो शुरू होने से जो इस ब्रेक से थोड़ा सा पहले कि today we are having a very special show and we are having a special guest with us in the studio. As you know कि कल पूरी दुनिया Father's Day celebrate हुआ और Father's Day के मौके पे ITU FM 90.4 का स्पेशल सा शो है जिसमें we have a father and son today mashallah sitting with us in the studio. You all know them very well. लेकिन थोड़ा सा उनका तारुफ मैं पहले से कह रही हूँ माशाल्लाह तारुफ बहुत लंबा है but I would try to make it as precise as possible. We have Mr. Naeem Tahir and Ali Tahir with us in the studio. Naeem Tahir, who is veteran actor of Pakistani theatre, TV, film, scholar, public speaker, columnist, teacher and dramatist. और मेरे ख्याल है सारी मीडिया की जो फील्ड्स हैं उनको सर टच कर चुके हैं. His spouse यास्मीन ताहिर, उनके बारे में भी यकीनन आप जानते हैं, अवार्ड विनिंग रेडियो ब्रॉडकास्टर रही हैं हमारी फील्ड से और वी ऑब्वियसली लुक अप टू सच पीपल. इनको सुनते हैं ताकि यू नो वी कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम. रेडियो के लिए उन्होंने 3 दहाइयों तक काम किया और शी वॉज डॉटर ऑफ द फेमस ड्रामेटिस्ट एंड विनर ऑफ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इम्तियाज़ अली ताज एंड हिजाब अली ताज, नॉवेलिस्ट, रिसिपिएंट ऑफ सितारा इम्तियाज़ एंड ऑल्सो फर्स्ट फीमेल पायलट अंडर ब्रिटिश एम्पायर. इसके साथ साथ जी आपको बताते चले कुछ फैमिली के हवाले से, वैसे तो हम उनसे आज बहुत सी बातें करने वाले हैं उनकी फैमिली के बारे में, लेकिन आपको बताते चलें कि ही हैज़ गॉट 3 सन्स, फरहान, मेहरान एंड अली ताहिर. अली ताहिर को हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन पे उनको बहुत ज़्यादा देखा है. और नईम ताहिर जो है उनके बारे में आपको मजीद बताते चलेंगे. बहुत सी हाई पोजीशंस पाकिस्तानी गवर्नमेंट के वो होल्ड कर चुके हैं. चीफ एग्जीक्यूटिव नेशनल NCA, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, फिर सक्सेसफुली ही कमीशन एंड कम्प्लीटेड नेशनल आर्ट गैलरी इस्लामाबाद, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ अलहमरा आर्ट सेंटर ड्यूरिंग हिज टेन्योर, मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड थिएटर्स आर्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स. मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते रहे हैं. आजकल जो है वो सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर में एज अ विजिटिंग लेक्चरर जाते हैं और वहाँ पर अपने लेक्चर्स डिलीवर करते हैं. एक्सटेंसिव रिसर्च किया उन्होंने, टेररिज्म, प्री हिस्ट्री ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली, बहुत सी पब्लिकेशंस हैं इंक्लूडिंग जलसा उर्दू ड्रामे का, समझौता एक्सप्रेस और जनाब लैंडमार्क थिएटर, आपकी तारीफ और बहुत कुछ. उनके साथ हमारे पास उनके बेटे अली ताहिर मौजूद हैं, पाकिस्तानी एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, और उनकी वाइफ वजीहा ताहिर को भी हम देख चुके हैं स्क्रीन पर. अगर मैं ड्रामे का नाम लूँ तो यकीनन सब फ़ौरन से क्लिक कर जाएंगे. 3/3 इन लेट 90s, वी स्टिल रिमेंबर एंड वी लव दैट ड्रामा. And he's been one of the pioneer guests of ITU FM 90.4 in its initial launch days 2019. So we are delighted to have both of them in our studio today. उनकी जानिब आपको चलते हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे शो में तशरीफ लाए और ख़ास तौर पे फादर्स डे के हवाले से ये स्पेशल शो हमने ऑर्गेनाइज किया. मेरा ख्याल है कि आपसे बेहतर जो है वो गेस्ट नहीं हो सकते थे हमारे शो में. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम सर. सबसे पहले तो ये कि माशाल्लाह इतनी लंबी एक आपकी सक्सेस स्टोरी, इतनी जगहों पर आपने काम, पूरी लाइफ आपकी जो है दैट इज़ फुल ऑफ यू नो अचीवमेंट्स एंड एवरीथिंग. सो लेकिन आज हम पर्टिकुलरली थोड़ा सा फादर एंड सन रिलेशन पे बात करेंगे. सो हाउ डू यू सी फादर्स डे and a day which is dedicated to fathers? What does this day mean to you? इस पे बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक और PhD देना चाहता हूँ. About the introduction? About research on me. ये PhD हमारी प्रोड्यूसर को मिलनी चाहिए. तो पहली बात तो ये कि सारे सुनने वालों को, आपको जो सारे शो में इन्वॉल्व है, मैं फादर्स डे की आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए, सबके लिए ये फादर्स डे एक नया खुशियों का साथ लेके आए. फादर्स डे जो है और मदर्स डे, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक समाजी एहसास दिलाने के लिए हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है माँ और बाप का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. True. लेकिन माँ चूँकि प्यार और शफकत से बच्चे को पालती है जी. तो बच्चे की याद में माँ ज्यादा रह जाती है, और अच्छी बात है जी. लेकिन बाप जो दिन रात सुबह से लेके जूते खाता हुआ घशात में घर पहुंचता है और उस तमाम उसको सारी जिंदगी बनानी होती है अपने बच्चों की, उसका भी कुछ मुकाम है. और ये फादर्स डे जो है ये उस मुकाम को पहचानने के लिए
किया हाँ। जाता है, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको भी इस बात में बहुत मुबारक, आपके सारे इंस्टीट्यूट को, कि आपने सोचा कि इस पे तवज्जो दी जाए। जी शुक्रिया। सर, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि फादर की लाइफ बड़ी टफ होती है, मदर का एक इमेज बड़ा सॉफ्ट हमारे माइंड्स में होता है। शायद उसकी वजह से ये भी होता है कि फादर्स का जो रवैया होता है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू मदर्स बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होता है। और विद जनरेशन उस पर भी यकीनन बात करेंगे कि विद जनरेशन हाउ इट हैज चेंज, हाउ अली इज विद हिज चिल्ड्रन एंड हाउ यू वर विद हिम। तो आपको लगता है कि ये भी एक रीजन है व्हाई फादर्स आर हैविंग दे कीप अ डिस्टेंस from the children? Does it happen? मेरा ख्याल ये है कि दे शुडंट, क्योंकि मेरा और मेरे बच्चों के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं था। और मेरा ख्याल ये है कि जितनी ये खुल के, मेरा ख्याल है कि जितनी खुल के मुझसे बात कर लेते थे, शायद सारे बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो और ऐसा ही होना चाहिए। बाप को अपने दोनों रोल निभाने चाहिए, शफकत का, मोहब्बत का भी और डिसिप्लिन का भी। बिल्कुल। और माँ का, चूंकि अब तो खैर जमाना बदल गया है, अब तो माएँ बाप का रोल भी कर रही हैं। बिल्कुल। At many places, हाँ, yes, तो इसलिए ये अब इसके मुताबिक एडजस्टमेंट करनी चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि जमाने में इतनी बड़ी तब्दीली आई है मेरे सामने। और जिसमें से कल मैंने एक बात कही थी कि फैशन तो बदल ही गए हैं जी, कुछ और ही हो गए हैं, और मर्दों ने औरतों की शक्ल इख्तियार करनी शुरू कर दी है और औरतें बहुत खूबसूरत हो गई हैं। ये अच्छी बात है। सही। तो ये एक फादर्स डे पे इस चीज को एक्नॉलेज करना और नए दौर को समझना बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। इट्स अ गुड थिंग। पेरेंटिंग वैसे भी जाहिर है उसका नेचर भी बहुत चेंज हो गया हुआ है जमाने के साथ साथ। जिस तरह अम्मी अब्बा की जनरेशन डील कर रही थी बच्चों को, उससे हमारी डीलिंग डिफरेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। हाउ इट इज डिफरेंट? मुझे लगता है अब जो एटलीस्ट मेरे जानने वालों में जो लोग पाए जाते हैं, फादर्स आर अ लिटिल मोर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि उस तरह टाइम नहीं देते फादर्स। हम भी उसमें एक ऐसे इमेज में आ गए हैं ना कि हम लोग टाइम नहीं देते, हम बड़े बिजी हैं फादर्स। लेकिन मुझे लगता है कि आज के फादर्स, आई थिंक दे मेक इट अ पॉइंट कि वो थोड़ा टाइम ज्यादा दे सकें। आई थिंक दैट्स अ गुड चेंज। कई चीजें जो शायद इनसे पिछली जनरेशन नहीं कर रही होगी, लाइक चेंजिंग पैम्पर्स एंड दिस एंड दैट, जो पर्सनल चीजें होती हैं, अब वो चीजें ऐसी हो गई हैं कि इट्स नॉर्मल। तो वो तो डायनामिक्स वैसे ही चेंज हो गई। देन केम सोशल मीडिया, उससे एक और किस्म की डायनामिक्स इन बच्चों की और हमारी जनरेशन के बच्चों की बहुत डिफरेंट थी। वी वर मोर कनेक्टेड विद आई थिंक द सराउंडिंग्स दैट वे। अब वो लोग दे आर फोकस्ड in what they're interested in. They are very precise, searches and this and that. तो वो उसकी डीलिंग भी जाहिर है क्योंकि डायनामिक्स चेंज हो गई तो फिर डिफरेंट ही होगी ना। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि व्हेन यू ग्रो अप इन अ फैमिली जहाँ पे आपके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो इतने सक्सेसफुल, इतने इंस्पिरेशन फॉर द होल सोसाइटी हैं, सो हाउ मच ऑफ अ बर्डन इट इज फॉर यू टू कम अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस एंड ऑब्वियसली पीपल एक्सपेक्ट कि अली is going to be like this, या अपनी mother या father. How was that? I don't really care about any expectations. That's very good. पहली बात तो ये है। दूसरे, देखें हर इंसान का ना अपना पोटेंशियल है, अल्लाह ताला ने उसको कुछ सिफात दे के भेजा है। जो मुझ में है वो अब्बा में नहीं है, वो कुछ भी कर ले। जो इनमें है वो मुझ में नहीं है। इस तरह मतलब इट वर्क्स फॉर एवरीवन। तो इस चीज का जो जेनेटिकली ट्रांसफर्ड है, तो वो अपनी आइडेंटिटी बनाने पे इंसान को काम करना चाहिए हमेशा। डजंट मैटर कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मुझे तो ये हमेशा एक प्लस पॉइंट ही लगा कि अम्मी अब्बा दे हैव बीन दिस लेजेंडरी आइकॉनिक काइंड ऑफ अ कपल। उनके पेरेंट्स, अम्मी के पेरेंट्स बहुत नोन थे, फिर उनके भी आगे पेरेंट्स नोन थे। तो मैं यही कहता हूँ गुड फॉर देम।
Was it और easy मुझे for बड़ी you, खुशी like, होती है to इस चीज land की। into media? Was it Hmm. easy for you because your parents already they had a position in the media setup? या उतनी struggle करनी पड़ी लाइफ में? मेरी स्ट्रगल डिफरेंट टाइप की थी। जाहिर है हम लोग क्योंकि इस फील्ड के थे, तो मेरे लिए उसमें आ जाना शायद उस तरह मुश्किल ना होता, बिकॉज वी न्यू पीपल, और यहाँ पे जान पहचान से ही काम मिल रहे होते थे। तो उस हिसाब से एक्सेस आसान था। बट जैसे आपने बात की ना एक बर्डन की, उसकी वजह से आई ऑलवेज वांटेड कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसा मैं इतना भी माठा सा ना हूँ कि पता चले कि भाई ये तो बिल्कुल फारिग है, फैमिली तो बड़ी जबरदस्ती। आई आल्सो डिडंट वांट दैट, सो आई ट्राइड माय बेस्ट इन व्हाटएवर कैपेसिटी आई वाज एंगेज्ड, चाहे एक्टिंग है चाहे डायरेक्शन है जो भी है। तो वो मैंने तो यही कोशिश की कि बस अपनी आइडेंटिटी अपने हिसाब से एस्टैब्लिश करूं। आई डोंट हैव टू टेक दैट प्रेशर कि ये लोग कितने बड़े लोग थे। बहुत अच्छी बात है, इफ एनीथिंग आई शुड टेक सम इंस्पिरेशन एंड सम आइडियाज फ्रॉम दीस पीपल। मुझे कुछ चीजें ये नजर आई बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर हुई कि व्हेन यू नो हैव अ नेम एंड यू नोन, उसको संभालना कैसे, वो चीज मुझे विरसे में मिली, क्योंकि अम्मी अब्बा दोनों बहुत हम्बल लोग रहे हमेशा। तो वो चीज लगा कि दैट इज द राइट वे टू गो, और वो वाकई जब प्रैक्टिस करके देखा तो बहुत ही उसका फायदा हुआ। तो अच्छी चीजें पिक करने में मेरा ख्याल में ध्यान करना ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आप उस चीज का बर्डन ले लें। हर एक का अपना स्टैचर है, और इफ एनीथिंग इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव देम। सो सर, आपका बच्चों की जो प्रोफेशनल करियर चॉइस थी उस पे आपका कितना इन्फ्लुएंस था, या आपकी गाइडेंस किस तरह से जाती थी? आप क्या उनको गाइड करते थे? लाइक अली चोज टू बी इन मीडिया एंड व्हाट अबाउट योर अदर चिल्ड्रन? अच्छा, ये इस पे भी बात करेंगे। मुझे एक बात का ख्याल आ रहा था जो मेरे और बच्चों के रिलेशंस की एक मिसाल है। हमारा मझला बेटा मेहरान, वो और फरहान, ये दोनों बर्कले में पढ़ते थे। अच्छा, मैं हर साल 1-2 दफा जाता था वहाँ, क्योंकि कारोबार था तो मेरे लिए ट्रैवल करना इतना मुमकिन आसान था। तो मैं वहाँ गया एक दफा, तो मेहरान से मिला। मेहरान जरा कम गो और खामोश किस्म का आदमी है। तो वो जब मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आया तो बहुत वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। तो मैंने उसके चेहरे पे देखा एक जरा टेंशन सी थी। तो जब गेट बिल्कुल बंद होने वाला था तो उसने कहा, अब्बा आई एम इन लव। अब बता रहे हो जब गेट बंद हो रहा है। तो मुझे ख्याल ये कि ही वांट्स टू टॉक टू मी, ही वांट्स टू शेयर द होल थिंग। तो अब मैं क्या करूं? फिर मैंने जहाज में से हो जाता था फोन, उस जमाने फोन किया। मैंने कहा मैं वापस आ जाऊंगा। तो मैं न्यूयॉर्क से वापस फ्लाई किया मुझे अगला ट्रिप करने। फिर आके उससे सारी बात सुनी। माशाल्लाह, दे आर वेरी हैप्पी कपल। तो लेकिन ये है कि आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी ऑनर्ड कि बच्चे मुझसे अपने दिल की बात करते हैं। And this is the best thing. This is the best thing. खास तौर पे जो बड़ी और इस तरह की चीजें ना which really make difference, वो अब्बा से कर लेना बेस्ट होता है। So you were more close, like ये बातें करने में फादर से आप ज्यादा क्लोज थे अपनी पर्सनल शेयर करने में, या मदर से ज्यादा? बड़ी चीजें जो है इनसे, छोटी चीजें उनसे। मेरी अपनी स्ट्रेटजी रही है। सही। So हम कुछ बात कर रहे थे इनकी प्रोफेशनल लाइफ चॉइसेस के बारे में। अब देखिए, फरहान से शुरू करते हैं। वो बड़ा था। हाँ जी। तो फरहान को मैंने ये सोचा था कि जो जिस प्रोफेशन में मैं घुस गया हूँ, जो मेरा जुनून था, और मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के, और यानी सिविल सर्विस का इम्तिहान छोड़ दिया, इंश्योरेंस की मैनेजरशिप छोड़ दी, PIA की मैनेजरशिप छोड़ दी, सब छोड़ दी कि थिएटर। अब कोई कहे कि ये तो अकल की बात है जो थिएटर है ही नहीं, आपको एक जिंदगी गुजारनी। 1950s की बात कर रहे हैं। और मेरे ज़हन पे ये चढ़ा हुआ कि मैं इस मुल्क में थिएटर और टेलीविजन और इसको बढ़ाऊंगा। अच्छा, तो लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, अब नहीं उड़ाते। तो उस सूरत में मैंने क्या बात कर रहे थे? आप बता रहे थे कि आपने क्योंकि थिएटर चूज किया था। हाँ, मैंने आउट ऑफ ऑल। तो मैं इसमें बहुत मसरूफ रहता था, और चूंकि मैं मेरा बेटा फरहान
मैंने अपने रास्ते की मुश्किलात भी देख ली थी, तो मैंने फारहान और महरान को दोनों बर्कले में एक बड़े प्रॉपर के बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स लेके कहा था। तो फारहान साहब ने जब उनकी पासिंग आउट हुई, वो ग्रेजुएट कर गए बर्कले से, तो मेरे पास आके कहा, भाई आपने कहा था ना सर्टिफिकेट, ये मैंने हासिल कर लिया। मैंने कहा भाई मुबारक की बात है। कहेंगे नहीं कि मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा तुम क्या करोगे? कहेंगे जो आप करते रहे। ओ, मैंने कहा क्या तुम्हें पता है एक बड़ा मुश्किल रास्ता है? कहेंगे हाँ मुझे सब पता है। मैंने कहा करोगे क्या? करेंगे जी मैं जो यूनिवर्सिटी से टाइम बचता था उसमें सैन फ्रांसिस्को के थिएटर में काम करता था, जाके एक्ट करता था, और उसकी बेसिस पे मुझे हार्वर्ड ने फेलोशिप दे दी है, और मैं वहाँ पढ़ूंगा भी और पढ़ाऊंगा भी। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। मैंने कहा अब तो इसको नहीं कहा जा सकता कुछ भी। मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक। और माशाल्लाह आप देखिए, ही इज परहैप्स इन अमेरिका ऑन थिएटर लेवल ही इज द बेस्ट शेक्सपियरियन एक्टर। ही हैज डन ओथेलो, he has done Richard III, and now he has gone to do Macbeth. इसके अलावा फिल्मों में तो आपको पता ही उसने आयरन मैन और बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, तो माशाल्लाह। और उसको अब उसने अमेरिकन गवर्नमेंट ने, क्या नाम है यार प्रेसिडेंट का, बाइडन ने उसके अमेरिका की कल्चरल एडवाइजरी कमेटी में नॉमिनेट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने अच्छा काम किया। तो महरान माशाल्लाह, Behran chose to be an accountant. Okay. That's what he liked. Okay. And he has worked with the real top companies and बहुत अच्छी तरह से। तो बहुत खुशी की बात है। मैं आई एम वेरी हैप्पी। और कभी उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे इन्होंने कहा सही बात ही है कि वो जो को गंभीरता हो तो फिर इस दोस्त से काम करते हैं। बट जनरली वैसे इस चीज में ना टू लेट अस pick our careers, उसमें he has been very open. उन्होंने कभी भी मेरा ख्याल में इस तरह सोचा ही नहीं कि जो ये चाह रहे हैं बस वही कर लिया जाए। He is not that kind of a person. तो हम लोगों को बहुत लिबर्टी थी, हमने खुद चूज किया, जहाँ पे भी पहुंच गए वो खुद चूज करते करते पहुंच गए। And that's wonderful. कुछ अली हमें बताएं कोई ऐसा कोई वाक्या, कोई चाइल्डहुड मेमोरी रिलेटेड टू योर फादर जो आपको, जिसमें बड़ा आपको हेवीली इंस्पायर किया हो लाइफ में, या उसका बड़ा एक मार्क हो आपकी लाइफ पे, कुछ ऐसा चीज? बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली, क्योंकि मैं रहा भी अब्बा के साथ ही, इसलिए बहुत सारी चीजें देखी। और उसमें जो मोटी मोटी चीजें जहन में आ रही हैं उनमें एक तो ये है कि हार्ड वर्क इज समथिंग व्हिच आई थिंक केम फ्रॉम हिम, कि जो आप कर रहे हो तो बहुत घुस के काम करें। वो चीज काइंड ऑफ सीखी। टाइम पे पहुंचना अभी भी नहीं सीखा, वो वैसे इन्हें सिखाने की बड़ी कोशिश की। अभी भी मैं 5-7 मिनट लेट हूँ जिंदगी में। फिर मैंने हिम्मत ना हारना, दैट इज समथिंग दैट आई हैव सीन हिम डू ऑलवेज। Because he chose such a tough field of theater. वो भी फिर छोड़ भी दिया था, बिल्कुल मीडिया को छोड़ दिया, बिजनेस साइड पे चले गए, इंडस्ट्री साइड पे चले गए। तो उनने बहुत, जिस तरह आप इंट्रोड्यूस भी करा रही थी, बहुत सारी डिफरेंट चीजें सुनने में आ रही थी, तो हम तो उसके बैक एंड पे बैठे देख रहे थे ना, ये सारा कुछ होता था। लेकिन उसमें ये नजर आता था कि अब्बा गिव अप नहीं करते थे कभी। फिर हाँ, मुश्किल मामलात को रिजॉल्व करने का तरीका, आई थिंक वो भी अब्बा का एक बहुत अच्छा, ही हैज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ रिजॉल्विंग थिंग्स। मुश्किल तरीके से नहीं, वो अच्छे सीधे तरीके से ना उसको रिजॉल्व करते हैं। वो भी मेरे ख्याल में एक क्वालिटी है, वरना लोग बड़े उलझा के रिजॉल्व करते हैं ना। तो हाँ, और दूसरे बच्चों से बहुत प्यार करते रहना सारी जिंदगी, वो भी एक चीज नजर भी आई। मैं ये देखा है कि जब मैं इवन स्कूल में भी था, I used to play a lot of cricket, like सारी पाकिस्तानी खेलते हैं। मैं स्कूल टीम वगैरह में भी खेला, अंडर 19 में भी पहुंचा। बट अब्बा वाज वन ऑफ दोस फादर्स जो आके बहुत सारे मैचेस देखते थे दूर से खड़े होके ना, बेशक थोड़ी देर के लिए आए, घंटे के लिए आ जाएंगे, आधे घंटे के लिए आ जाएंगे। फैसलाबाद गया था, वहां भी आ गए थे देखने। he's been that kind of father। तो ये चीज भी देखी कि बच्चों को एक साथ की जरूरत होती है। यू शुड ऑलवेज मेक देम फील कि आप हैं उनके साथ। वो चीज मैंने इनसे भी एंजॉय भी की वो चीज, और मैंने कोशिश की अपने बच्ची के साथ भी करूं मैं।
अच्छा सर, थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएं, जैसे कि अभी भी बात कर रहे थे कि अ, आजकल के जैसे अली का रिलेशन है बच्चों के साथ, अब जो नेक्स्ट जनरेशन है, एक ये जो सोशल मीडिया का एक टाइम चल रहा है, बच्चों के सोशल मीडिया पे प्रेजेंस दे, तो एक जनरेशन गैप शायद काफी लगता है कि वाइड हो रहा है, बिकॉज मे बी जो previous generation they are not so much good with using social media or internet और ये सारा, आप क्या फील करते हैं, इससे कोई जनरेशनल गैप आ जाएगा, या बच्चे जिस तरह आजकल बहुत पेरेंट्स को शिकायत होती है स्कूल गोइंग बच्चों की, कॉलेज गोइंग बच्चों की, दे आर नॉट अवेयर कि उनके बच्चे क्या कह रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग? असल में ये सारा जो डिजिटाइजेशन से रेवोल्यूशन आई है ना, ये इसने हर चीज पे चैलेंजेस फेंके हैं। टेक्नोलॉजी में भी चैलेंज फेंके, ह्यूमन रिलेशन में भी फेंके, हेल्थ में, हर चीज में चैलेंज फेंके। एंड वी एज द करंट जनरेशन, all of us young and old, we have to consciously look at the human relation side of it. और ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इस पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग हैं, हम वी आर नॉट सो गुड एज टेक्नोलॉजी। तो मैं तो कई चीजें पूछता हूँ, यार इसको क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर ये बता देते हैं। और कुछ और ऐसी चीजें होती हैं जो इनको मेरे तजुर्बे से फायदा हो सकता है, तो हम उसमें, ये मेरा ख्याल है सब पेरेंट्स को इस चीज में शेयर करने चाहिए, और बच्चों को चाहिए वो अपने वालिदैन के उस्ताद बन जाए इसमें, बताएं, क्योंकि दे आर क्विक, दे नो इट। तो ये इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये तो जैसे आप ABC सीखते हैं, नहीं ABC आप सीख रहे हैं, तो उनको करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। They should be present on social media. बिल्कुल, हाँ, they should come, आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता देर लगती है, लेकिन अब मतलब जितना ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उतना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चलो 50% तो कर सकता हूँ ना, जितना मुझे पता है। सही। तो ये बिल्कुल इस पे मेरा ख्याल है, इस चैलेंज को देखना चाहिए और हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये तो अब आ चुका है और इसमें और चीजें आएंगी। हाँ। और उसकी पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स दोनों होती हैं, जाहिर है। बच्चे बड़ा माइंड करते हैं, पेरेंट्स हमारे अकाउंट पे ना कहीं आ जाए, वो एक प्राइवेसी की होती है, ये इंसान के लिए भी तो नई चीज आई है ना, हम लोग भी सीख रहे हैं कि भाई इसके एटिकेट्स हैं क्या इस चीज के। वो भी हम लोग बदतमीज है जनरली, लोग अजीब अजीब बातें बैठ के सोशल मीडिया पे बोल रहे होते हैं, आप सोचते हैं कि यार ये आप कभी आप चौक में खड़े होकर सारी बातें कर सकते हैं, आप ये वाकई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वहां पे एक प्रोटेक्शन भी है, एक खास किस्म की प्राइवेसी है, तो डायनामिक्स इतनी चेंज हो गई है कि वो पेरेंटिंग में भी जाहिर है फर्क हमें फील होता है। बेसिक सी चीज होती है कि भाई हर वक्त नजर उस पे बच्चों की, लोगों को ये बहुत चीज बग भी करती है, फिर आप टाइम सेट करते हैं, फिर वो ना आपसे वो टाइम्स मीट हो पाते हैं, ना उस बच्चे से हो पाते हैं, फिर वो चीज कभी वो एक प्रॉपर उसमें आती नहीं है, अंडर कंट्रोल नहीं आ पाती है। सो वी हैव टू लर्न द डायनामिक्स, और उसके हिसाब से आई थिंक टाइम लगेगा अभी हमें तमीज सीखने में सब कोई। मैं आपको अली के बारे में एक खास बात बताना चाहता हूँ, ये समय छोटा है ना, और ये मुझसे बहुत अटैच्ड है, और मैं भी इससे बहुत अटैच्ड हूँ। तो ये जब बहुत छोटा था ना, यानी अब भी छोटा ही है लेकिन जब मैं 2-2.5 साल का था, बोलना जरा सीखा था, तो मैं दफ्तर में होता था, तो ये मुझे मिस करता था। अच्छा। तो ये किसी ने मेरा फोन में लगा के कहता था, इसका खास था, अब्बा मैं लोला था, यानी मैं रो रहा हूँ आप कहाँ हैं तो मैं दफ्तर बंद करके फिर जल्दी जल्दी वाइंड अप करके आ जाता था, और फिर ये खुश हो, ही वाज सो अटैच्ड। ये यानी घर में पार्टी हो रही है ना, और सोने का टाइम हो गया है, ही वुडंट स्लीप विदाउट मी, तो आके मेरी उंगली पकड़ के कहता अब्बा चलिए। And these are such beautiful memories. Cherish them. फिर जो finally I think the big decision that he took was, मैंने दोनों बच्चों को अमेरिका में पढ़वाया, तो मेरे ज़हन में ये था कि ऐसा तो नहीं हो कि मेरा छोटा बच्चा ये महसूस करे कि मुझे आला तालीम आपने नहीं दिलवाई, और तो मैंने इसके लिए बहुत अरेंजमेंट किया, पूरा इसका दाखला वाखला हो गया, और उसकी फीसें वीसें भी मैंने अवेलेबल कर दी। तो जिस रोज जाना था ना, वो टिकट भी आ गया। तो खैर हम लोग बैठे थे, तो यास्मीन ने कहा कि अली अब तुम भी चले जाओगे। अच्छा, अब वो कहीं उसके ज़हन में ऐसा बैठा कि जब फ्लाइट का टाइम हो गया तो नहीं गया। मैंने कहा भाई तुम क्या हुआ, तुमने? कहने ये पड़ा है टिकट, मैं तो नहीं जाऊंगा।
मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहना चाहता हूँ। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, दैट इज व्हाट ही हैज डन। मोस्ट क्रेडिटेबल मैं समझता हूँ। इससे उस वक्त यंग आदमी को अपने करियर क्रेडिट की बहुत फिक्र होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज ऐसी है, कहीं असल में लोग इसको ऐसा समझते हैं कि बाहर जाके ना एक करियर बन जाएगा। इट्स नॉट दैट। आप पढ़ने जा रहे हैं, वो तो स्टार्ट है अभी। इस तरह ना कि लड़का क्या करता है अमेरिका में होता है, अच्छा बस फिर तो सेटल्ड है भाई, क्या पता है पत्नी और बेचारा भीख मांगता है, क्या करता है। ये करियर का एस्टेब्लिश करने का जो प्रोसेस है ना, आप दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। बहुत इंसान को अल्लाह ताला ने क्वालिटीज दी है, और ना इस पे कभी डिप्राइव फील करना चाहिए कि मैं वहां नहीं गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ही हैड द कॉन्फिडेंस। हाँ, और फिर बाद में गया इसने जाके वो इकोनॉमिक्स में स्पेशल। मैं बर्कले गया, मैंने एक फाइनेंस में एक किया था मैंने सर्टिफिकेट। आई डिड माय एमबीए बिफोर दैट। तो पहले तो किसी और साइड पे जा रहा था, फिर मैं इस साइड पे आ गया, मीडिया की साइड पे, और बहुत जल्दी आ गया था मैं। मुझे ये लगा कि जो साइड मैंने पढ़ी थी, अगर मैं वो फॉलो करता रहूंगा मैं पागल हो जाऊंगा बहुत जल्दी। आई वाज अ फाइनेंस मेजर, बट गॉड इट वाज बोरिंग। मैं क्योंकि एक बैंक में था और मैं मतलब जो बैंकर्स हैं उनको मैं नहीं कुछ बुरा भला कह रहा हूँ, बेचारे उनकी मर्जी है, जरूर कह रहे हैं, इट डिडंट वर्क फॉर मी। तो मैं तो उससे इधर आ गया एक्टिंग की तरफ। इनफैक्ट when I was coming into this field, that was the only time Abba resisted. Why? इनको याद भी नहीं होगा शायद। Why did you resist? इनको नहीं अब याद होगा, but he was the one who was stopping me कि नहीं, तुम बैंक में हो, तुम्हारी जॉब लगी हुई है, तुम इसको पार्ट टाइम करते रहो। वो पार्ट टाइम करना एक अजाब होता है काम। एक्टिंग में नहीं आप कर सकते पार्ट टाइम। कभी आप लंच टाइम पे भाग रहे हैं, कभी लेट पहुंच रहे हैं, वो एक गलत तरीका है ना। आप तो किसी एक बैंकर की सीट भी मार के बैठे हुए हैं आप, तो वो अच्छा ही हुआ मैं तो छोड़ के होल टाइम सैफ गेम्स में भी चले गया ना। हाँ बिल्कुल, अब्बा के साथ तो बड़ा काम किया उसके बाद मैंने, और काम में बहुत कुछ सीखा मैंने अब्बा से। अच्छा, यही मैं कुछ चेंजिंग मीडिया ट्रेंड्स के हवाले से बात करना चाह रही थी कि अच्छा, जो एक ट्रेंड चल रहा है मीडिया में, डिजिटलाइजेशन की भी हम बात कर रहे थे, उस पे भी आएंगे। जब 3/3 वाला ड्रामा जब आया तो इट वाज आई वुड से एक अचानक से चेंज आया इन द ड्रामा, यू नो, कि हम ड्रामा वैसे देखने के आदी नहीं थे। ड्रामा विद म्यूजिक चंक्स एंड यू नो वो सारी चीज हमने देखी उसमें 3/3 में। सो वो एक चेंज आया, और उसके बाद अब जो डिजिटलाइजेशन का शिफ्ट एक आया है कि यूट्यूब और प्लेटफॉर्म्स पे चीजें शिफ्ट हो रही है। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और इसी को कंटिन्यू करेंगे हम आफ्टर वंस वी आर कमिंग बैक फ्रॉम द ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड टू अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन द स्टूडियो, और आज हम बातें करें नईम ताहिर अली ताहिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बड़ी मजे की उनके साथ हमारी डिस्कशन चल रही है, और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे मीडिया के चेंजिंग ट्रेंड्स पे कि 3/3 वाज अ चेंज एंड इट वाज अ मैसिव हिट। और अब अचानक से डिजिटलाइजेशन का जो चेंज आया है, जिसमें कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स और यू नो ये जो SVODs हैं, इस पे जो शिफ्टिंग हो रही है कंटेंट की, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, असल में कंटेंट क्रिएटर्स को जिस दिन ये समझ आ गई ना कि चेंज इज द वे टू गो, वो मेरा ख्याल में हमारे यहाँ कंटेंट बनना बेहतर हो जाएगा। अभी हमारे बनवाने वालों को ही नहीं समझ आ रही कि हमें बेहतरी की तरफ जाना भी चाहिए नहीं, या आसानी की तरफ ही जाते रहे। अभी हमारा जो जनरली खासतौर पर टेलीविजन का जो मीडिया है, वो तो एक आसानी के लिए चल रहा है, टू बी ऑनेस्ट। बहुत कुछ है जो किया जा सकता है, लेकिन करता कोई नहीं कि यार ये कोई बहुत ही मुख्तलिफ चीज करने की जरूरत ही क्या है। When numbers make sense with this formula, why should you go ahead? वो ये नहीं देख रहे कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद दुनिया तो चेंज होती जाएगी। आप अगर वहीं खड़े हो जाएंगे, वही आदत जो है ना, टू कम अप विथ इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट कंटेंट, वो हमें हमारे बहुत सारे फिल्म मेकर्स में और आने वालों में वो चीज कुछ हल्की है अभी भी, जो इवन बना भी रहे हैं ना, क्योंकि जज्बा बहुत है, समझ नहीं है कहीं पे, कहीं पे समझ बहुत है, पैसा नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों में हम लोग फंस के भी काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो ये कहते हैं कंटेंट इज द किंग, और बात भी सही है। हमारा कंटेंट इवॉल्व नहीं किया, इट हैज टू इवॉल्व। मुझे लगता है कि हम लोग ना इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस जैसा हम बने। हम क्या इंडियनाइज चीज करें, या हम गोरा कर लें, या हम फलाना कर लें। वो कभी ये चीज नहीं होती कि यार हम अपना एक तरीके से काम करें। और वही चीज है जो
जो मुझे लगता है कि कंटेंट को भी आगे बढ़ाती है, क्योंकि वो आपका एक अपना पर्टिकुलर फ्लेवर है विच नीड्स टू कम आउट, जो कि नहीं आ रहा होता कभी भी। जहां जहां हमने टेलीविजन में इंडियनाइज चीजें की हैं 90% पिटी है वो, 90% पिटी नहीं है ना, वो सोप्स टाइप इस तरह की चीजें। कोई आज आपको शायद एक भी नाम ना याद हो उन सोप्स का, जाहिर अच्छे नहीं होंगे इसीलिए ना, हालांकि 200-300 एपिसोड चल गए फिर भी नाम नहीं याद होगा उनका। सिर्फ नागिन का याद है, वो मैं भूल नहीं सकता नागिन लेकिन कंटेंट बड़ा बहुत जबरदस्त बनाया जा सकता है पाकिस्तान में, लो कॉस्ट पे बन सकता है। वी हैव सम वेरी गुड एक्टर्स, इसमें कोई शक नहीं है। वी हैव अ क्रिएटिव माइंड, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल में अभी तक बिजनेस साइड और क्रिएटिव साइड ना अच्छी तरह नहीं मिली है, वो अलग अलग सी रही है। जिस दिन वो मिल जाएगी ना, हमारा कंटेंट बहुत इंप्रूव कर जाएगा। बट वी हैव पीपल हु आर कमिंग अप विद इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी तक सोशल मीडिया पे मैंने कोई बहुत बड़ी सक्सेस देखी नहीं वैसे, वेब सीरीज के हवाले से या और किसी भी हवाले से, कम लोग उसमें कामयाबी हासिल कर पाए। सो मे बी डायनामिक्स चेंज हो रही है, हम लोग जिस दिन समझ जाएंगे, जिस दिन इन्वेस्टर्स भी साथ मिल जाएंगे उस चीज को सपोर्ट करने के लिए, तो हमारा कंटेंट बेहतर हो जाना चाहिए। फॉर श्योर। बात को सर आपसे थोड़ा कंटिन्यू करूंगी, प्लेटफॉर्म्स की अवेलेबिलिटी है, शायद ये भी बात अलीज की मैं इसको एक्सटेंड करूंगी, कंटेंट शायद सेम ऑन एवरी प्लेटफॉर्म हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि एवरी प्लेटफॉर्म हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ कंटेंट में भी हम इस चीज को शायद अंडरस्टैंड नहीं करें। आपके ख्याल में डिजिटलाइजेशन ऑफ मीडिया जो हुई है और जो नए प्लेटफॉर्म है, आपके ख्याल में नॉर्मल एक मेन स्ट्रीम टीवी से हटके कंटेंट बनना चाहिए उसके लिए, या यू थिंक द सेम कंटेंट कैन वर्क, इट इज जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म? देखिए, ये सोचना कि एक कंटेंट हर मीडियम में फिट हो जाएगा, ये मुझे सही नहीं लगता। सही। क्योंकि कुछ ना कुछ उस मीडियम की रियायत से उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज जो है उनको समझ के उसके मुताबिक बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर चीज बन जाएगी। तो अभी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत जल्दी आ गया है। बिल्कुल। और जब पैसा मूव करता है ना किसी डायरेक्शन में, तो बड़ी देर में पैसा लगाने वाला बड़ा चालाक होता है। वो जब देखता है ना कि अब बिल्कुल अब मेरे मुनाफा ही मुनाफा है, उस वक्त वो पैसा डालेगा, उतनी देर आपका पसीना बहाएगा वो। तो अभी उस तरफ आए नहीं। और सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि इसमें सुस्त लोग हैं और ना अहद भी लोग हैं, वो हैं मुख्तलिफ बिजनेस हाउसेस के मीडिया के लोग, जो इश्तिहारबाजी और एडवर्टाइजिंग का बजट कंट्रोल करते हैं। दे लैक विजन। मैंने बार बार ये महसूस किया है कि दे लैक विजन। इफ दे हैड द विजन, दे कुड लीड एंड दे कुड रियली बी अहेड ऑफ एंड ब्रिंग अ लॉट ऑफ एडवांटेज टू देयर ओन कंपनी। तो उनको मैं समझता हूँ कि मैं अगर मेरी बात वो सुन ले और बुरा ना माने तो जरा जाग जाएं। सही। कुछ अच्छा रिजल्ट उनके लिए भी निकलेगा। सही। और जो इसमें YouTube वगैरह है, जी। अब YouTube में तो आपको दुनिया भर की चीज मिल जाती है। रहता क्या है? तो यानी घर बैठे बैठे, अब देखिए एक चीज तो अब अनफॉर्चुनेटली जो मुझे अफसोस हो रहा है कि फिजिकल थिएटर जाके देखना बहुत कम हो गया है। जो एक जमाने में जब मैं लड़का था और जवान था, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। खास तौर पे आप अगर इंग्लैंड में या अमेरिका में जाएं तो इसके लिए ड्रेसअप हुआ जाता था, खास एक ओकेजन होता था, और ये मुझे बड़ा फैसिनेट करता था। लेकिन अब चूंकि हर चीज आपको इतनी आसानी से यहाँ मिल रही है, तो आप क्यों जाएंगे जाके हॉल में बैठेंगे, अनलेस they do something which can't be done on। तो इसलिए इन सब मीडिया मैनेजर्स को, मीडिया डेवलपर्स को, I think it is time that they do some rethinking and make themselves relevant to the social situations, families को। तो अब ये बहुत बड़ा चेंज है, छोटा चेंज नहीं है। डिजिटाइजेशन का चेंज है ना, सदियों की सोच और सदियों के अंदाज को उसी से चेंज किया है। यानी मैं अपने तौर पे मैं आपसे कहूँ कि जब मैं इसके टेलीविजन से मेरा ताल्लुक था, तो मैं अमेरिका गया, सोनी स्टूडियो के साथ मैंने काम किया सिर्फ डिजिटल एडिटिंग सीखने के लिए, क्योंकि
बहुत फर्क पड़ गया था, जी लीनियर और उसमें इतना हाँ फर्क जी था। बिल्कुल तो ये मैं समझता हूँ अक्सर लोगों को करना चाहिए जिस प्रोफेशन से स्टिक कर रहे हैं, दे मस्ट कीप देमसेल्व्स अपडेट्स इतना कि वो फिर कंफर्टेबल फील करें कि वो इसको करके सही, इस सही। मीडियम को एक्सप्लोर कर अच्छा सकते हैं। थिएटर की जैसे आप बात कर रहे थे पर्सनली बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मीडिया मुझे लगता है कि थिएटर इज द मोस्ट डिफिकल्ट फील्ड इन मीडिया आई पर्सनली फील कि यू हैव टू परफॉर्म एंड यू नो वहीं पे सब कुछ आपका रिजल्ट भी वहीं आ जाना है एवरीथिंग इज देयर जजा सजा जजा सभी सजा हमको वहीं पे है सब कुछ है। लेकिन थिएटर जाना लोगों ने क्यों छोड़ दिया उसमें आपको जी नहीं लगता कि कंटेंट इज अगेन अ बिग इशू Of course, content is an issue. Yeah. Content is an issue. अभी भी देखिए इंग्लैंड में तो थिएटर नहीं मरा, अमेरिका में भी नहीं मरा, जी लेकिन हमने इसको, मुझे खुशी है कि एक ज़माने में इसको पहुंचा दिया था कि हमारा जो अलहमरा हॉल 1 जो मैंने बनाया ये भरा हुआ होता था, लेकिन इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है ना, और इदारों का रोल है, ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का भी रोल है कि वो चीज़ें जो सोशली आपके लिए बेनिफिशियल है, इससे स्ट्रॉन्ग मीडियम कोई नहीं है थिएटर से कि आप सामने बात कर रहे हैं और वो आपको एक्टर और ऑडियंस का एक कांटेक्ट चल रहा है, बिल्कुल। क्रेडिबिलिटी उसमें बहुत ज्यादा है। हमारे अच्छा कंटेंट बनाने के लिए ना जो फैसिलिटेशन होती है ना वो किसी लेवल पे भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह मैं एक बिजनेस साइट कह रहा था कि आप दुनिया भर में आप फिल्म्स भी देखें तो उसमें बैंक्स इन्वॉल्व हैं, उसमें बिजनेस हाउसेस इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे आपको कभी भी नजर नहीं आता हाँ। सिवाय उसके जो प्रोडक्शन कंपनी इन्वॉल्व है, उसके अलावा कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, वो आइसोलेशन में दुनिया में काम कर रहा है। इसलिए वो जो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी होती है ना टू मेक गुड कंटेंट, वो भी यहाँ पे नहीं है। जाहिर है सेंसरशिप इश्यूज बहुत सारे रहे, चैनल्स खासतौर पर टेलीविजन वगैरह की साइड पे जिस तरह फार्मूलों की बात कर रहा था, फार्मूलों पे ही रहे, सालों गुजर गए, लेकिन कंटेंट के लिए मेरा ख्याल में जो वाहिद कुलिया है वो यही है कि आप इसको 360 डिग्री इंप्रूव करने की कोशिश करें। इन्वेस्टर भी तैयार है, लोग भी बनाने को तैयार हैं, उसका सेटअप भी है एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको वो सारा कुछ अच्छा हो तो फिर कंटेंट अच्छा बनता है। वो सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं है कि अच्छा ख्याल आ गया मुझे। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे में, जो आजकल जो स्टोरीज पॉपुलर हो रही है, आप क्योंकि ड्रामा की बात शुरू की, तो आजकल जो स्टोरीज पॉपुलर हो रही हैं पब्लिक में, ड्रामा जो पॉपुलर, उस पर क्रिटिसिज्म भी बढ़ा है, यू नो, एक बड़े खास डायरेक्शन पे हमारे ड्रामास चल पड़े हैं। आपके ख्याल में कंटेंट इज इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक या पब्लिक ही ये देखना चाहती है, या बिकॉज़ दैट्स नहीं, ये मेरा ख्याल बिल्कुल मुझे बेस्टलेस बात लगती है कि पब्लिक यही देखना चाहती है। जो हम दे रहे हैं उन्हें वो देख रहे हैं। ये इतनी मुश्किल बात समझने की है नहीं। अगर मैं एक चैनल के तौर पे एक ही चीज बनाया जा रहा हूँ, तो ये नहीं कि कोई देखना चाह रहा है, मैं बना रहा हूँ बस, यहाँ पे यही चल रहा है। हमने उनको एडिक्ट कर दिया है एक खास किस्म की स्टोरी लाइन्स का। बिल्कुल। हर सीजन में हम लोग कभी भाभी जो है वो इससे इन्वॉल्व है, कभी आजकल हुआ है इंटेंस मोहब्बत का एक, आप देखें, अगर आप आजकल देखें ना हर तरफ इंटेंस मोहब्बतें चल रही हैं, कटने मरने को लोग तैयार हैं। अच्छा भाई चलो, ये क्या इत्तेफाक हो गया, सबको सेम ख्याल आ गया। बिल्कुल। अब वो कंटेंट्स की कमाल है कि ये इनके कंटेंट डेवलपर्स का, कि वो अलाउ कर देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, सब काटो पीटो मोहब्बत में जाके आजकल, चलो अब सारी भाभियां इधर लग जाओ, सारी बहनें इधर लग जाओ। अजीब इनके आइडियाज है, मुझे नहीं समझ आती कि इतना कॉपी पेस्ट चल क्यों रहा है सारा। वो जिस दिन समझ आएगी वो एक बड़ा मुबारक दिन होगा, लेकिन वो लगता है टाइम लग रहा है। और खदशा ये होता है कि कंटेंट या तो चैलेंज हो जाएगा या शायद हिट नहीं होगा। ये दो मसाइल होते हैं। लेकिन मैं रिस्क जब तक लेंगे नहीं तब तक वो चलेगा नहीं। आप ज्यादा टेलीविजन की बात कर रहे हैं, मैं दूसरी तरफ थिएटर को भी, यानी लाइव थिएटर जो है उसकी भी बात करने की है, क्योंकि देखिए लाइव थिएटर को हर दुनिया में, दुनिया के हर महज़ब मुल्क में गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है। वो इसलिए मिलती है कि थिएटर टेक्स रिस्क और डूइंग मोर सोशली रेलेवेंट थिंग्स। वो इतना उसकी कमर्शियल प्रायोरिटी नहीं होती। तो हमारे यहाँ मतलब मैंने क्या किया था, आपको पुरानी बात बता रहा हूँ कि जब मैं आर्ट्स काउंसिल में गया तो मेरा तो जुनून था थिएटर करना। तो हम लोग अडेप्टेशंस करते थे।
तो मैंने कहा ये तो कभी भी आगे नहीं चलेगा जब तक यहाँ का लोकल राइटर ड्रामा नहीं लिखेगा। तो आप ये देखिए कि जो लोकल रेडियो के लिए लिखने वाले हाईएस्ट फीसी रेडियो के लिए वो इम्तियाज अली ताज और रफ़ी पीर साहब को मिलती थी, और वो एक ड्रामे की 200 रुपए थी। उस वक्त 200 रुपए की कुछ हैसियत थी। अच्छा, मैंने फिर अपने बोर्ड को कहा, मैंने कहा देखिए हम थिएटर, मेरा तो है थिएटर और आप भी सपोर्ट कर रहे हैं कि थिएटर को आगे करना चाहिए, तो मैं इसकी एक स्टनिंगली इंक्रीज करना चाहता हूँ। कहते हैं क्या? मैंने कहा मैं स्क्रिप्ट लिखने वाले को 2000 रुपया देना चाहता हूँ। कहाँ 200, कहाँ 2000, 10 टाइम दो। मैंने कहा प्लस मैं उसको ये गारंटी करना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्ले हम प्रोड्यूस करेंगे, उस पर खर्चा होगा और उसकी पब्लिसिटी होगी और तुमको पैसे भी मिलेंगे। तो मतलब ये मत समझो कि लिख के तुमने दिए थे तो गुम हो जाएगा, नहीं। तो उसका नतीजा हुआ, बड़ा अच्छा नतीजा हुआ। उसमें बानो कुदसिया ने हमारे मेरे लिए 3 ड्रामे लिखे, ए हमीद ने लिखे, अशफाक ने लिखे, और लोगों ने भी लिखना शुरू कर दी, इंतजार हुसैन ने लिखे। तो थिएटर जो है, थिएटर आपको बहुत सोशली सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट्स पे मौका देता है, और वहाँ आते भी थोड़े लोग हैं, ये नहीं कि ज़्यादा है। तो वो लोग आते हैं जो सोसाइटी से रिलेट करना चाहते हैं। तो इस मीडियम को मेरा ख्याल ये है कि ज़रूर बहुत तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तो सो रही है। ये सारे मीडियम ना पैरेलल डेवलप करते नजर आए, हम सबकी ख्वाहिश यही होती है। सर, आपके दोनों बच्चे जो मीडिया में हैं, उनका कुछ हमें बताएं, उनके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे लगे देख के, लाइक प्राउड? अच्छा, मैं फरहान से शुरू करता हूँ। फरहान को मैं यहाँ से जाके उसकी परफॉर्मेंस अमेरिका में देखा करता था। तो पहली जब मैंने उसकी परफॉर्मेंस देखी, वो इतनी मशहूर नहीं थी, ब्रॉडवे पे थी, अरेबियन नाइट। वो अजीब खेल था। उसकी बहुत ज्यादा कोई थीम नहीं थी, लेकिन उसमें वैरायटी ऑफ परफॉर्मेंस, जिसमें अली फरहान डांस्ड, फरहान एक्टेड कॉमेडी, फरहान एक्टेड ट्रेजेडी, तो इस तरह का वो था। और मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा देखो इसकी वर्सिटिलिटी है, वर्सिटिलिटी है। फिर मैंने उसका जाके ओथेलो भी देखा, फिर मैंने उसको और भी कई ड्रामों में देखा जाके। तो आई गॉट कन्विंस्ड के he has got it, he's got it। अच्छा, मेहरान तो इधर आए ही नहीं, मेहरान तो लिखता है। कभी कभी जब वो अच्छे मूड में आ जाए तो वो लिखता है शॉर्ट स्टोरीज या ड्रामे की थीम बना देगा, सीरियल की थीम बना देगा। इससे उसकी बहुत इक्वेशन है, ये उसमें करते रहते हैं। तो अली के बारे में तो मेरा ख्याल शुरू से ये था, और मैंने बड़ी ओपनली सब बच्चों को कह दिया था। मैंने कहा कि मेरे ख्याल में जो सेंस ऑफ सेंसिटिविटी अली में है वो हम में से किसी में नहीं है। अदाकारी में ही इसकी एक किताब ड्रामा था, क्या कमीज, नई कमीज, नई कमीज। मैं देख रहा था कि ये लड़का, क्या इसकी सेंसिटिविटी और एक्सप्रेशन है कि आई वाज स्टन्ड। अब मुझे कहीं मिलता नहीं दोबारा देखने, कृष्ण चंद्र के प्ले से बना हुआ है। और फिर मैंने इसको देखा मुस्तकिल, ये अगर कहीं अंधे का रोल कर रहा है तो बहुत अच्छा है, कहीं कुछ और कर रहा है तो बहुत अच्छा है। तो आई थॉट एंड आई स्टिल फील कि हम सब में से ज्यादा सेंसिटिविटी और टैलेंट जो है वो इस बच्चे में है। तो कुछ जरूरी नहीं हर एक में किसी में कुछ और टैलेंट होगा। बिल्कुल। लेकिन इसमें अदाकारी का जो टैलेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। वैसे भी बहुत सी अच्छी बातें हैं। वो तो डेफिनेटली है। जो लास्ट में कुछ हम अब एंडिंग की तरफ चलेंगे शो, मैडम यास्मीन का क्या रोल रहा बच्चों की? यू एज अ फादर एंड सन, ऑब्वियसली आपके एक आइडियल रिलेशन रहा अपने बेटों के साथ, बहुत अच्छा। उनका कैसा रोल रहा और एक इक्वेशन क्या थी आपकी और मैडम यास्मीन की इन देयर अपब्रिंगिंग? देखिए, यास्मीन के बारे में मैं 3 बातें कहूंगा। शफकत, शफकत, शफकत। That's very nice. Very loving, very tender, very soft, बहुत ज्यादा।
और मेरा तो उनका 64 साल का साथ रहा है अब माशा- तक। और मैंने देखा है कि यास्मीन से ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर, कभी उसकी ऊंची आवाज़ नहीं, प्यार से बात करनी। बहुत ज़्यादा जब समझेंगे ना कि गलती हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो चुप हो जाती थी। हम्म। और जब वो चुप हो जाती थी तो हम सब कहते थे कि चुप हो गई है। हाँ, इवन एज अ मदर भी उनका यही था। हाँ। वो कभी डांटती वांटती नहीं थी, कुछ कोई हाँ। ऐसा चक्कर नहीं था। बहुत केयरिंग। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये बच्चों को स्कूल जाना होता था ना, तो ज़ाहिर है सुबह तैयार होना होता था। तो अभी सोचते थे आए उठेंगे, बिस्तर गर्म बिस्तर में से उठेंगे, मुंह धोएंगे, ये तो 5 मिनट इन्हें और अंदर रहना था, तौलिया गर्म करके लाके वही बिस्तर में हाँ। मुंह धोया कर देती थी। बहुत शफीक और बहुत प्यार करने वाली। एंड द बेस्ट थिंग मेरा ख्याल है कोई भी बाप जो दे सकता है अपने बच्चों को एक घर का एनवायरनमेंट के रिस्पेक्टिंग देयर मदर, लविंग देयर मदर, जो कि हमारे माशरे में बहुत से घरों में चीज लैक करती है। एंड यू कैन नॉट बी अ गुड फादर until unless you are not respecting their mother and you are loving their mother. So ये तो डेफिनेटली एक बात है। कुछ मैसेज सर देना चाहें आजकल के फादर्स को, यंग जनरेशन को, हाउ दे शुड बी हैविंग देयर रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन, बच्चों के साथ कैसा रिश्ता? देखिए, बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। मैं अब एक बहुत बड़े चैलेंज को फेस कर रहा हूँ। यास्मीन हैज लॉस्ट हर मेमोरी, लेकिन हर घर में कोई ना कोई चैलेंज आता है। और अगर मियाँ बीवी को अपने खानदान को संवारना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको बेहतर करना है, तो बाप और माँ दोनों को बच्चों के साथ सख्ती और मार से काम नहीं चलता, शफकत और प्यार से काम चलता है। तो फिर बच्चे आपकी सुनते हैं। आप कभी कभी बच्चे की जिद भी मान लेनी चाहिए कि भाई उसका जी चाह रहा है यार, उसको रिस्पेक्ट कर लो। तो एक जो चीज आप अपने घर में बना सकते हैं वो सोसाइटी आपके लिए नहीं बनाएगी। जो प्रोडक्ट घर से निकलेगी वो प्रोडक्ट माँ बाप की तरबियत से, उनके साथ से, उनकी दोस्ती से, उससे निकलेगी। तो इसका एहसास करें। सिर्फ बाप का ला के कमा के इतने 1000 रुपए घर में बीवी को दे के खुद क्लब चले जाना जो है ना, दैट इज नॉट इनफ। और माँ का ये है कि वो अपने कुछ इधर उधर दोस्तों सहेलियों के साथ फिरती रहे और वो कमेटियां डाल के इनमें एक बैलेंस ऑफ अटेंशन टू पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दरमियान में होना चाहिए। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर ग्रैंडचिल्ड्रन, उनके साथ नेक्स्ट जनरेशन? ऑफ कोर्स। अब मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, मैं उससे इतना अटैच्ड हूँ कि मैं क्या बताऊँ। और अब मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो भी मुझसे बहुत अटैच्ड है। यानी फारहान का बेटा, तो मैं अब अगर एक सेकंड आप दें, तो वहाँ अमेरिका में मैं था, हम 3-4 साल अमेरिका में रहे थे। तो फारहान का जो बेटा है छोटा, जवान उसका नाम है। अच्छा। तो जवान इज अ वंडरफुल किड। उसको जिम्नास्टिक और यूं चढ़ जाना और सब अब लेकिन जब छोटा था ना तो मुझसे बड़ा अटैच था। तो हमें आना था, मैं गाड़ी में बैठ गया, यास्मीन बैठ गई, और रो रहा था, दादा डोंट गो, दादा डोंट गो, दिस इज योर हाउस, दादा डोंट गो। हो गया। खैर मैं बड़ी मुश्किल से अपना मजबूर करके ना मैं चल पड़ा। मोड़ा तो मुझसे ना रहा गया, मैं खूब रोया और फिर वापस आ गया। मैंने फ्लाइट कैंसिल करा दी। मैंने कहा मैं जरा जवान के साथ थोड़ा वक्त गुजार। तो इस तरह के आप अगर रिलेशनशिप बच्चों के साथ रखेंगे तो जिंदगी बड़ी खुशगवार हो जाती है। अच्छा, 2 चीजें जो हमारे यहाँ पेरेंटिंग में आती है ना, आप जिस तरह इनसे एडवाइस पूछ रही थी या क्या ये सजेस्ट करेंगे। एक चीज तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को और बच्चे पेरेंट्स को बहुत परफेक्शन में इमेजिन करते हैं। इस चीज से बाहर आना बड़ा जरूरी है। ये हम लोग पता नहीं क्यों अपने बच्चों को इतना परफेक्ट चाहते हैं, या बच्चे अपने पेरेंट्स को इतना परफेक्ट चाहते हैं कि हम वो मार्जिन ही नहीं दे पाते एक दूसरे को कि यार कर लो जो करना है, तुम जो करना चाह रहे हो कर लो, ठीक है। वो और अच्छा ना भी किया तो ठीक है। वो चीजें भी समझने की हैं। इसलिए मेरे ख्याल में एक तो बच्चों पे कभी एक्सीलेंस का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मुझे लगता है ये चीज
बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है जब आप उनको ऐसी चीजों से जोड़ देते हैं मेरिट से जो उसके लिए शायद अचीवेबल ना हो. हर बच्चा डिफरेंट है. हाँ. तो एक तो ये एक खास किस्म की जो आजादी है ना एक दूसरे को देना, पेरेंट्स का बच्चों को और बच्चों का पेरेंट्स को, दोनों जी. को, वो बड़ा जरूरी होता है. एक और चीज मैं देखता हूँ अपने इर्द गिर्द, बहुत सारे पेरेंट्स के और बच्चों के रिलेशनशिप में ईगोज बहुत आने शुरू हो गए. और मैं देखा है ईगो भी इन रिलेशनशिप्स को बहुत तंग करता है. तो ईगो को रैशनलाइज करना, चीज को मसले के बाहर से आके मसले को देखना, वो उस चीज की जरूरत होती है, बजाय से कि आप उस जज्बाती और एक इगोटिस्टिकल वे में आप चीजों को डील करें, उससे रिलेशनशिप्स डैमेज हो जाते हैं. ये इतने बड़े रिलेशनशिप्स हैं कि ये अनब्रेकेबल रिलेशनशिप्स हैं. आप कुछ भी कर लें, वो टूट ही नहीं सकता है रिलेशनशिप, क्योंकि अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि मैं इनका बेटा हूँ, चाहे मैं मानूं चाहे ना मानूं, मैं इन्हीं का बेटा हूँ, है ना. इसलिए ये रिलेशनशिप्स है ना, ये बहुत बड़े रिलेशनशिप्स हैं और इनको ईगोज और सिर्फ आजादी कंट्रोल करके अपनी प्रॉपर्टी बना के रख लेना, ये चीजें मैं देखा है, दो चीजें खास तौर पे ना इन रिलेशनशिप्स को बहुत डैमेज करती हैं. और इसका जो भी सुन रहे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि इन चीजों से हट के सोचा करें. सही. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. थैंक यू सर. आपसे तो बात करके बहुत ही मजा, इतनी चीजें सीखने को मिली. अली के साथ बात करके बड़ा मजा आया. और माशाल्लाह यू आर सच एन आइडियल फादर सन, एक आपका रिलेशनशिप. एंड वी विश कि हमारी सोसाइटी में ऐसा ही रिलेशनशिप, जो यंगर जनरेशन, अब जो यंग पेरेंट्स आ रहे हैं, वो इस तरह से रिलेशन मेंटेन करें, खास तौर पे फादर्स, बिकॉज ऑब्वियसली फादर्स के एक बहुत बहुत ही वाइटल रोल है इन द फैमिली. बच्चों की अपब्रिंगिंग, उनका एक मेंटल कैपेसिटी जो वो बड़े होकर डेवलप करते हैं. सो दीज थिंग्स ऑलवेज स्टे इन योर माइंड. थैंक यू सो मच sir. It was a pleasure having both of you. Thank you so much. बहुत And बहुत we'll be शुक्रिया inshallah. आपके इदारे का भी और आप सबके ताउन का. बहुत मजा आया हमें भी गपशप करके. Thank you so much. तो इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी फिर दोबारा मुलाकात होगी. Thank you so much. And we sign out from the show right now. Take very good care of yourselves. Allah Hafiz.